अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। अपोजिशन का जो 16 जमाती इत्तेहाद है उसका गुज़श्ता हफ्ते एक इजलास होना था, जिस पर इल्ज़ामात ये लगाए गए कि हुकूमत की तरफ से इंतज़ामिया की तरफ से उसको प्रोसीड नहीं करने दिया गया, और जिस निजी होटल में ये इजलास होना था वहाँ पर भी ताले लगे हुए दिखाई दिए, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। लेकिन अब आकर ये अपोजिशन इत्तेहाद कितना चैलेंज कर सकता है हुकूमत को, ये एक बड़ा सवाल है। और इसके ऊपर कहा यही जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि फैसल चौधरी साहब ने भी ये बात की कि खान साहब की क़यादत में ये इत्तेहाद अब आगे बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनकी मुश्किलात में भी इजाफा होता जा रहा है। उमर अयूब और दीगर जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए गुज़श्ता हफ्ते, ये ख़बर अपनी जगह, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा दावा जो शेख वकास अकरम साहब की तरफ से सामने आया, जो तर्जुमान है तहरीक इंसाफ के, वो ये है कि खान साहब को दरअसल कैद तन्हाई में रखा गया है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, और साथ साथ ये कि डेथ सेल में उनको रखना ह्यूमन राइट्स की भी एक बहुत बड़ी निगेशन है। ये दावा उनकी तरफ से सामने आया। और एक और जो अमरीकी मैगज़ीन में रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा गया एक्स चेयरमैन PTI की तरफ से, उसकी तरदीद इरफान सदीकी साहब ने की कि ये बिल्कुल झूठ है कि उनको डेथ सेल में रखा गया है। इस सारी सूरत हाल पर तहरीक इंसाफ की तरफ से जो बयानिया बनाया जा रहा है वो यही है कि दीवार से उनको लगाया जा रहा है, इसीलिए इस अपोजिशन इत्तेहाद को ईद के बाद वो मज़ीद फ़ाल बनाएंगे। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी बहुत सी पार्टियां, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, उन्होंने ये दावा किया था कि दरअसल कैबिनेट को हम प्रिसाइस रखेंगे और काबीना में नए वज़रा या बहुत बड़ी काबीना रखने से मुल्क का जो एक्सचेकर है उसको नुकसान होता है। लेकिन जो ख़बर सामने आई वो ये थी कि 2 दर्जन से ज़ायद अरकान को वफाकी काबीना में शामिल कर लिया गया। आयरॉनिकली इसमें परवेज़ खटक साहब का नाम भी शामिल था, जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के बहुत बड़े नाकिद रह चुके हैं और तहरीक इंसाफ के साथ रहे हैं, लेकिन अब आकर उनको भी एक मुशीर की हैसियत से काबीना में शामिल किया गया, जिस पर नून लीग के अंदर भी कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ आरा शामिल हैं। इस सारी सूरत हाल में काबीना की एक्सटेंशन को अवाम कैसे देखेगी, और पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं उस पर कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो साहब बहुत जल्द वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अली गौहर बलोच साहब ज्वाइन कर रहे हैं, नून लीग के रहनुमा हैं। दानियाल अजीज़ साहब साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और सेनेटर वरीद इकबाल साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अली गौहर साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। इससे पहले कि जो मुज़ाकराती अमल फ़ेल हुआ और उसके बाद में अपोजिशन की तहरीक की बात की जा रही है उस पर मैं आऊँ, गुज़श्ता हफ्ते जो अपोजिशन का एक इजलास होना था, 3 मरतबा उसका मकाम जो है वो तब्दील किया गया, और ये कहा गया कि जो इंतज़ामिया है उसकी तरफ से खलल डाला गया उसमें। तो इतनी क्यों इनसिक्योरिटी थी? क्योंकि अलायंसेस बनना तो बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटी है। अगर वो बैठ कर बात करना चाह रहे हैं तो आपकी तरफ से ये तासुर क्यों आ गया कि हुकूमत इनसिक्योर है इस सारे प्रोसेस से? नहीं, इस किस्म का तासुर जो है वो हुकूमत की तरफ से तो बिल्कुल नहीं है कि हुकूमत इनसिक्योर है। जब हम अपोजिशन में थे तो हमारे इत्तेहाद थे और हम अपने इत्तेहादियों के साथ पूरे मुल्क में हमने पुरअमन जलसे किए। लेकिन जाहिर है कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया इसका बेहतर बता सकती। मैं नहीं समझता कि इंतज़ामिया की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा रुकावट थी, और उसके बाद इनकी मीटिंग्स हुई भी हैं। और अगर ये इत्तेहाद बनाना चाहें तो इत्तेहाद तो गवर्नमेंट के ऊपर मुस्बत तनकीद करे तो फ़ायदा होता है हुकूमत को, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि जिस तरह से हमारे मुल्क में एक पिछले 3-4 साल से एक माहौल रहा जिसमें एहतजाज के नाम के ऊपर इंतशार फैलाया जाता रहा और बहुत ज़्यादा अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। अभी भी आप देख लें KPK हुकूमत के वसाइल लेकर बार बार इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई की जाती है। तो ये माजरत के साथ सियासी तरीक़ाकार तो नहीं है, ये कोई एहतजाजी तरीक़ाकार भी नहीं है। जाहिर है कि जब इस तरह के हुकूमत को खदशात हों, रियासत को हों कि आप चे जाए एहतजाज के, आप किसी मोटरवे को आग लगाना चाहते हैं, किसी PTV के ऊपर हमला करना चाहते हैं, किसी शहीद के मुजस्मे को तोड़ना चाहते हैं, किसी MM आलम के जहाज को आग लगाना चाहते हैं, तो फिर नेचुरली अली साहब इस मरतबा जो अपोजिशन इकट्ठी हो रही थी वो कोई धरना देने या डी चौक पर बैठने तो नहीं आ रही थी ना? नहीं, ऑपोजिशन जरूर इकट्ठी हो, बल्कि मैं समझता हूं कि इसमें एक सियासी कारकुन की हैसियत है, इसमें वो पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जो जेन्युइनली पुरअमन भी हैं। अच्छा। और अगर ये PTI को उनके साथ बैठने का मौका मिला तो हो सकता है ये उनसे ही कुछ सीख जाए, क्योंकि जब भी ये सोलो फ्लाइट करते हैं तो ये पाकिस्तान को आड़े हाथों से लेते हैं। कभी पाकिस्तान के खिलाफ खतूत लिखते हैं कि IMF इन्हें कर्जा ना दे,
कभी ये मतलब है कि आप देख लें कि केपी के हुकूमत के वसाइल लेकर आप तमाम चीजों के ऊपर एक कैपिटल के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। आपके पड़ोसी मुल्क इंडिया में 50 रियासतें, कभी आपने सुना कि हर सूबे में अलग हुकूमत कोई ना कोई डिफरेंट घूमते हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की, लेकिन कभी आपने सुना है कि उन्होंने अपने वफाक के ऊपर इस तरह से चढ़ाई? चले, पॉइंट आ गया आपका। ये खदशात हैं, इस वजह से ये सिचुएशन हो जाती है। मैं आपकी बात से इनकार नहीं करता, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी पीटीआई पर आयद होती है और इनके एटीट्यूड और रवैयों पर आयद। ठीक है वली साहब, आपने सुना आर्गुमेंट उनका कि दरअसल यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ कमिटिंग वायलेंस, इसीलिए आपको इकट्ठे होते हुए भी देखकर एक हुकूमत महसूस करती है कि अब इससे भी कोई इंतशार ही बाहर आएगा और कुछ नहीं। मेरे ख्याल में ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है और ये इनकी प्रायोरिटीज़ जो है ना, ये इस हुकूमत की हो या, और ये पता नहीं ये किस काम की हुकूमत है। ये जो मुज़ाकरात का आपने जिक्र किया, ये इनके पहले ही कुछ नहीं था तो उसका पता नहीं इख्तियार वहाँ कौन इस्तेमाल करता है। लेकिन आज का अखबार अगर आप खोलें ना तो उसमें पहला सफ़े पे एक खबर आई हुई है, एक रिपोर्ट आई हुई है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि फरवरी के महीने में जनवरी के मुकाबले में डबल से ज़्यादा सिविलियन कैजुअल्टीज़ हुई। अच्छा। टेररिस्ट अटैक्स की वजह से। तो सियासी कारकुनान को और सियासी जमातों को टेररिस्ट गर्दानना, उनको टेररिज्म के केसेस में डालना और उनको फौजी अदालतों के अंदर उनके लोगों को ट्राई करना जो है, उसके बजाय अपनी प्रायोरिटी को रखें असल टेररिस्ट के खिलाफ। ये मतलब तफरीक होनी ठीक है। मैं नहीं समझता कि किसी भी इमलाक पर या किसी भी तनसीबात जो हैं वो फौजियों या सिविलियनों उस पर हमला करना कोई काबिल तारीफ बात है, वो काबिल मजम्मत चीज़ है, वो जुर्म है। लेकिन यहाँ कोई तफरीक नहीं है उन लोगों में जो पुरअमन मुजाहरा कर रहे हैं और जिन्होंने किसी चीज़ को नहीं छेड़ा और जिन्होंने हमले किए हैं। अभी उनका उस पर हम तो कह रहे हैं इंक्वायरी करो, कोई इंक्वायरी करते नहीं है। ये पहली बात। दूसरी ये कि ऑपोजिशन का जो एक इत्तेहाद के लिए जो कोशिश और जो एक इज्तिमा होना था वो तो बंद कमरे में या एक हॉल में होना था। वो तो कोई इस तरह का धरना या कोई जो चीज़ आपने कही है वो तो थी नहीं। तो उसमें भी बस उससे भी थ्रेटन महसूस करते हैं। इसकी क़यादत कौन करे? और उसकी अभी खदो खाल जो है वो उनको हतमी शक्ल जो है वो तो मिलनी है। लेकिन ऑब्वियसली सबसे बड़ी और सबसे मकबूल जो पार्टी है वो तो है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही। और आपने जिस तरह से उसको दोहराया बात को कि जी वायलेंस की हिस्ट्री है, मुझे उस पर बड़ा ताज्जुब है क्योंकि ना तो कोई हमारी हिस्ट्री में बोरीबंद लाशें हैं, ना कोई भत्ताखोरी है, ना कोई मिलिटेंट विंग्स हैं, ना कोई मतलब मैं सियासी जमातें फिर गिनवाना शुरू करूं जिन्होंने वाकई हमले किए और दहशतगर्दी की और लोगों के कत्ल किए और ग्रेनेड्स के साथ और बॉम्ब्स के साथ और बोरीबंद लाशें जो हैं। और ये इनमें बहुत सी सियासी जमातें जो हैं इनकी मिलिटेंट विंग्स और इनकी फाशिस्टिक पॉलिसीज मशहूर हैं। तो ये अनफेयर क्रिटिसिज्म, बिल्कुल अनफेयर क्रिटिसिज्म है और ये बिल्कुल मैं समझता हूं कि असलियत से दूर है। और इसीलिए फिर हम इस तरह की खबरें पढ़ते हैं जब रियासत की प्रायोरिटीज होती हैं वो कि अपने सियासी इंतकाम के लिए रियासत का पूरा अपराटस इस्तेमाल हो, तो फिर आप देखते हैं कि सिविलियन अमवात जो हुई हैं, शहादतें बढ़ती जो है वो 20 हुई हैं जनवरी में और 55 हुई या 57 हुई हैं। ये एक चैलेंज तो दरपेश है। दानियाल अजीज साहब, आपको गुफ्तगू में शामिल करूंगा। ये जो एक ओवरऑल परसेप्शन है कि जो सिविल लिबर्टीज़ हैं वो कम होती जा रही हैं, स्क्वीज़ होती जा रही हैं। फिर इकोनॉमिस्ट की भी अभी एक रिपोर्ट आई है कि जो डेमोक्रेसीज़ का इंडेक्स है 6 दर्जे तनज़्ज़ुली पाकिस्तान की इसमें हुई। और साथ साथ फ्रीडम हाउस ने भी 2025 की जो रिपोर्ट है उसमें कहा है कि रिसेंटली जिसने पाकिस्तान के अंदर जो भी ममालिक हैं इस तरह के जहाँ शहरी आज़ादियाँ कम होती गई हैं उसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। तो क्या महसूस कर रहे हैं आप इस सारी सूरत हाल को देखते हुए कि परसेप्शन हुकूमत की ख़राब होती जा रही है और अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है PTI को? तो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि ये जो फरवरी 8 के इलेक्शन से पहले ही जो सूरत हाल हमें देखने में आ रही थी उसमें बेदरेग स्टेट का इस्तेमाल हुआ है जिसमें मुख्तलिफ कैंडिडेट्स को पीछे किया गया और दूसरों को आगे किया गया। लेकिन देखें इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरा कहना मैंने नहीं रखता, जो मैंने रखती है बात वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है
कि ये जो इनका निशान था पीटीआई का, ये मिस इंटरप्रिटेशन के तहत इनसे छीना गया था, और जो भी इनकी सीटें थी जो जीती हैं वो इनको दी जाए, और उसके मुताबिकत में रिजर्व सीट्स का हिस्सा भी इनको दिया जाए। उसमें से एक आधी किस्त इनको मिल भी गई, एक खेप मिल भी गई, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जी हमने कंसल्टेशन करनी है, कंसल्टेशन की क्लैरिफिकेशन भी आ गई और सब कुछ हो गया। लेकिन आज तक वो मामला जो है उसी तरह का उसी तरह पड़ा हुआ है, और उलट जो है ये 26वीं तरमीम आ गई उसकी जगह में। आज तक किसी भी ट्रिब्यूनल का फैसला नहीं हो सका, जो कम से कम हमने नहीं सुना कि उसके बाकायदा कोई ट्रायल हुआ हो या कोई इंक्वायरी हो या किसी किस्म का भी ये चीज़ लेके आगे चले हों। तो इसमें फिर जो माजी के इलेक्शन है उनमें भी इतनी मतलब सख्ती नहीं थी कि एक हाई कोर्ट सिर्फ 3 इस्लामाबाद के हल्कों का रिकॉर्ड मंगवा ले और पता चले कि जनाब वो पूरे का पूरा उल्टा दिया गया। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बिल्कुल है। अभी आप पीका एक्ट देख रहे हैं, उसमें आपकी जो मीडिया है वो सारी सरापा एहतजाज है उस हवाले से। गो कि ये पीटीआई भी उतनी ही इसमें मुजरिम है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि उसको मजीद मतलब तंग किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आपने 2 मिसालें दी हैं इसमें ये हकीकत पे मुबनी है और इसकी अमली शक्ल जो है हमें नजर आती है पाकिस्तान में। ठीक है दानियाल साहब, ये करना क्यों पड़ रहा है? आपके जो फॉर्मर कॉलीग्स हैं, आप उनकी जो एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है उसको समझते हैं। वोट को इज्जत दो की बात होती थी, फिर ये कहा गया कि हमने नैब के मुतासरीन में भी शामिल होकर देख लिया, हम पर करप्शन के केसेस भी बने। तो वो सब करने के बाद जब पीका एक तहरीक इंसाफ के दौर में नाफिज हो रहा था PMLN के ऊपर, तो अब आकर ये उसी को एक्सटेंड क्यों करते हैं? जी, इसमें वाज़े तौर पर जो वोट को इज्जत दो का नारा है वो तो 5 मिनट लगे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को साइड पे फेंकते हुए। ठीक। और उसकी जगह में जो आजकल मामलात चल रहे हैं वो आपके सामने हैं। और मैं समझता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये नहीं है। मेरे ख्याल में जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो अपोजिशन है, चाहे जैसी भी उनकी डिमांड्स हैं या जो भी उनका नारा है, मैं उनसे एग्री नहीं करता। ये उसकी वजह यह है कि ये जो पीटीआई आज कह रही है कि हम आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं और आइन और कानून के मुताबिक हमारे सारे फैसले हों, ये वही साहिबान है जो टेक्सास में जाके कहते थे कि मैं रुलाऊंगा इनको। जी जी। और पूरा हॉल जो है वो नारे मार रहा था कि जी रुलाएं इनको, दिखाएं, सबक सिखाएं। और ऑब्वियसली वो कोई ऐसा तरीका नहीं था कि उसमें उन्होंने कहा है कि आइन और कानून के मुताबिक इनसे मैं निपटूंगा। वो तो कह रहे थे ओपनली कि मैं रुलाऊंगा इनको, इमरान खान साहब और इनके चीयर लीडर भी सारे लगे हुए थे। इसी तरह जब ये इधर आए तो DJFIA को मजबूर किया कि इनके खिलाफ डिसेंशन के मुकदमे बनाए जिसकी सजाए मौत है। तो उन्होंने इनकार कर दिया कि जी ये है नहीं, बगावत के मैं मुकदमे कैसे बना दूं। तो उसमें उनको बरतरफ कर दिया गया। ये आइन और कानून की मतलब पासदारी हो रही थी। मतलब आप यानी कि ये कह रहे हैं कि फिलहाल वो रिसीविंग एंड पे हैं, अदरवाइज एजेंडा उनका भी यही था, राइट? मैं ये कह रहा हूं कि ये सारा जो इंग्रेस है एस्टेब्लिशमेंट का कानून और आइन के से हटके ये इकदामात करने की जो कुव्वत है, ये सारी पीटीआई ने रास्ते बताए हैं। ठीक है, इन्होंने सिखाया, इन्होंने इजाजत दी है। सही। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। अली गौर साहब, आपकी तरफ आता हूँ। आपने सुना तो होगा और ख़बरों की जीनत भी बना कि किस तरह से जो तहरीक इंसाफ के तर्जुमान है शेख वकास साहब, उन्होंने क्लेम किया कि डेथ सेल में आपने खान साहब को रखा हुआ है। ये भी कहा कि सियासी रफ़का हों, ख़ानदान के लोग हों, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। फिर एक आर्टिकल उनकी तरफ से लिखा गया एक अमेरिकन मैगज़ीन में, तो उस पर भी उन्होंने यही क्लेम किया है। और ये जो कहा जा रहा है कि जो एक बेसिक ह्यूमन राइट्स का ट्रीटमेंट होता है कैदी के साथ, वो भी नहीं दिया जा रहा उनको। तो इस पर हुकूमत कैसे इस चीज़ को क्लैरिफाई करेगी? देखिए, बात ये है कि ये वक्तन फक्तन इस किस्म के ना शोशे छोड़ते हैं कि अभी बानी पीटीआई की सेहत खराब हो गई है, कभी उनको जहर दिया जा रहा है, कभी उनके साथ फलां सलूक किया जा रहा है। फिर आप देखते हैं कि उनकी कोई किसी हमशीरा की या किसी करीबी वकील की या किसी की मुलाकात होती है और फिर उसके बाद एक बयान आता है, नहीं वो खान साहब तो बिल्कुल ठीक थे और उनको खाना भी ठीक मिल रहा है, उनकी सेहत भी ठीक है। ये इस किस्म के प्रोपोगंडे सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए
अपने वो क्या कहते हैं लोगों की सिंपैथीज लेने के लिए, हुकूमत के खिलाफ जहर उगलने के लिए ये चीजें होती हैं, इन हकायक नहीं। बल्कि वो तो जो उनके पास आज भी सहूलतें हैं, देसी मुर्गे खाने वाली, अपने घर से खाने जो आ रहे हैं, मुलाकातें वक्तन फक्तन उनके पार्टी के लोगों से कुछ दिन पहले भी हुई हैं और उनकी फैमिली के लोगों के साथ भी उनकी मुलाकातें होती हैं। तो ये दरमियान में जो 1-2 दिन का गैप आता है, ये प्रोपोगंडा करते हैं। आज तक नवाज शरीफ साहब जेल में रहे, मरियम साहिबा रही, उनके पैकेज देख ले और इनके पैकेज, ये तो अमेरिका खड़े होकर कहता था कि एसी उतरवा दूंगा, ये कर दूंगा। हालांकि हमारी लीडरशिप की तरफ से इस किस्म का कभी कोई बयान नहीं आया। हालांकि उनको पता है कि उधर इसको जिम की सहूलतें अवेलेबल हैं, इसके खाने घर से आ रहे हैं, इसको टीवी चैनल्स अवेलेबल हैं, इसको अखबारात अवेलेबल हैं और इसको खाने पीने का मेन्यू इसके घर से आता है जिसमें वो देसी मुर्गे या एवरीथिंग जो भी मतलब है वो भी अलाउ है। और इसके अलावा गवर्नमेंट का भी 6-7 लाख रुपया मेरे ख्याल महीने का इनके ऊपर लगता है खाने पीने और इसके सहूलतें। इतनी सहूलतें आम कैदी को मिल जाए तो वो भी दुआएं दे। मेरा नहीं ख्याल कि ये मिलती हैं, ये हमारा अलमिया है, चाहे हमारी हुकूमत हो या कोई भी हो। अच्छा, तो इनको तो वीआईपी प्रोटोकॉल में चलें। इसके अलावा जो मैंने बात की, अमेरिकन मैगजीन में जो एक मजमून शाया हुआ है उसमें उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि जब मुज़ाकराती अमल हो रहा था तो मुझे हाउस अरेस्ट में जाने के लिए पेशकश की गई थी हुकूमत की तरफ से, मैंने डिनाई कर दिया उसको। देखिए, एक तरफ तो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात करेंगे, ये तो डे 1 से कहते हैं कि भाई मैं अगर बात करूंगा तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ करूंगा। अगर इनको ये ऑफर हो रही थी तो फिर जो आर्मी चीफ को 3 खतूत हवा में लिखे हैं इन्होंने, वो लिखने की इनको क्या जरूरत थी? ये कोई जमहूरियत के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे। डे 1 से ये वो पुराना पैकेज चाह रहे हैं, आरटीएस सिस्टम वाला 2018 वाला, वो पैकेज इनको मिले, उसके बाद ये पाकिस्तान पर मुसल्लत हों, उसके बाद ये पाकिस्तान की मईशत का फिर वही बुरकस निकालें जो इन्होंने 18 से लेकर जितनी देर इनकी कोई 3.25 साल गवर्नमेंट रही उसमें जो इन्होंने हशर नशर किया है। तो मेरा ख्याल है कि वो तो अब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही कहा जा रहा है कि वो इनसे बात करने के लिए नहीं तैयार। तो ये अपनी तरफ से जो मर्जी ये चीजें उड़ाते रहे। आज ये डील भी चाहते हैं और ढील भी चाहते हैं। अच्छा। दोनों चीजें चाहते हैं, कोई भी पैकेज इनको मिल जाए। ये बाकी सारी ये पब्लिक में अपना वोट बैंक के खान डटा हुआ है, वो तो चीजें निकल रही हैं। रोज जो ये खतूत है ये क्या शो करते हैं? रोज ये बयान देना कि मैं आर्मी चीफ के साथ बात करूंगा, मुज़ाकरात उधर किए सियासी हुकूमतों के साथ, खुद ही पहले शोर डाला मुजम्मिल साहब कि मैं मुज़ाकरात के लिए जनाब हमें बुलाया नहीं जा रहा। जब इनको मुज़ाकरात के लिए बुलाया तो फौरन भाग भी गए मुज़ाकरात से, 1 मिनट नहीं लगाया। आने की भी जल्दी थी, जाने की भी जल्दी थी। पॉइंट आ गया आपका, मैं जवाब ले मतलब ये इनकी संजीदगी नहीं है, चाहते ये डील ही है। ठीक है वलीद साहब, ये आपको लगता है कि नेगेटिव प्रेस मिली है आर्मी चीफ को खतूत लिखने से? क्योंकि अगर स्ट्रिक्टली आप एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के लिए जदोजहद कर रहे हैं तो फिर इस तरह के इनिशिएटिव से तो तनकीद और बढ़ गई आप पे। नहीं जी, मेरे ख्याल में इसका बरक्स है, इसके बरक्स है ये बात। पहले तो मुज़ाकरात की बात सुन लें। मुज़ाकरात के दौरान जब वाज़े तौर पे दूसरी साइड को ये कहा गया हमारी तरफ से कि जी हमें हिदायत लेने के लिए हमारे बानी चेयरमैन से मीटिंग करवा दें, वो उनका इधर तक का इख्तियार भी नहीं था। अच्छा, तो फिर इनसे मीटिंग करने का क्या फ़ायदा? अच्छा। और फिर हर एक सारे इतने, हमारी फहरिस्त तो बहुत लंबी है, 8 फरवरी से शुरू करें और कहाँ कुछ जाएं और फॉर्म 47 और क्या जो हुआ सबके सामने है। और ये पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के सामने है, पूरी दुनिया के ऑब्जर्वर्स ने देखा है और पूरी दुनिया के सफारतकार इसको जानते हैं। जब भी वो निजी महफिल में बैठते हैं वो सबको ये पता है। तो वो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, उसके बावजूद 2 मुतालबात तक हमने रिड्यूस करके उसको ले आएगा, यार ये 2 चीजें ही कर दो तो फिर बात आगे बढ़ेगी। वो 2 चीजें करने जोगे भी नहीं। और आप देखें कि जितने हमें तो छोड़ दें, तो चले हम तो जानिबदार हैं, मैं अपनी पार्टी की साइड लूंगा। ये तो जब मुज़ाकरात चल रहे थे तो हर तजिया, हर इदारिया, हर एडिटोरियल ये लिख रहा था कि ये तो बिल्कुल रीजनेबल बातें हैं, इसको गवर्नमेंट को क्या जाता है, कर ले, इंक्वायरी कमीशन बना दे इन 2 चीज़ों के ऊपर। और पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बेल्स वगैरह का सिलसिला जो है वो उन्होंने जो है वो कुछ भी नहीं किया। फिर ये कहते हैं कि जी साथ वाले मुल्क में 50 रियासतें हैं और उनके इतने मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमतें हैं और ना कंपैरिजन किया करें उनसे। अच्छा। वहां फॉर्म 47 का वहां 6-6 महीने लगते हैं रिजल्ट्स आने में, कभी कोई शक नहीं करता उनके ऊपर क्योंकि इंस्टीट्यूशंस वहां पे मजबूत है। वहां 600 अरब डॉलर के वो जो हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। या तो हम करें ना मुकाबला, हाँ कोई ललकारे नरेंद्र मोदी को कि आओ मैदान में, हम तुमसे जंग करके दिखाते हैं किस चीज की, गुर्बत कौन
पहले खत्म करता है, तुम करते हो या हम करते हैं? सही। नाखानदगी कौन पहले खत्म करता है, तुम करते हो या हम करते हैं? इस तरह की ये एक जमहूरियत दूसरी जमहूरियत को कह सकती है। हम तो अपना गिरबान पहले झांक लें, फिर ताकि दूसरी किसी पार्लिमानी कमेटी तो ऑफर हो रही थी आपको, आप पहले एग्जिट कर गए मुज़ाकरात से। पार्लिमानी कमेटी के पास वो नो हाउ होती है और ना ही वो पावर्स होते हैं जो कि एक जुडिशियल कमीशन के पास होते हैं। और डेथ सेल वाली बात को क्लैरिफाई कर दें, वो कह रहे हैं फेक न्यूज़ है, बिल्कुल झूठ है। देखें जी, मैं आपको बता देता हूं कि 2 क्लासेस होती हैं प्रिजन्स में, एक कॉमन क्लास और एक बेटर क्लास। अच्छा। और बेटर क्लास के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिसमें जाहिर है कॉमन और बेटर क्लास का फर्क डिपेंड करता है कि हु इज द पर्सन इन्वॉल्व्ड, उसका माजी क्या है, वो टैक्सेस कितने अदा करता रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उस कोई रूल बेटर क्लास का भी फॉलो नहीं हो रहा। अच्छा। जब तीसरी दफा जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी वो मुतरादिफ शूटिंग द मैसेंजर के ही मुतरादिफ होता है। अच्छा। कि जी वो फिर सुपरिंटेंडेंट आता है, वो हाथ जोड़ता है कोर्ट के आगे, फिर तीसरी दफा जब उसको कंटेम्प्ट आती है तो फिर वो जाके करते हैं। अब नवंबर का एक ऑर्डर हुआ है कि इमरान खान साहब के जाती मुआलिज उनसे मिलने, अच्छा, उनको नहीं इजाजत दी जा रही अभी तक, और वो तीसरी दफा अब मामला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर जाएगा। तो ये तो हाल है यहाँ पे। सही। तो ये और भाई साहब ये इस तरह से दिखा ये रहे हैं कि जेल खाना है, और ये जेल खाना नहीं है जी, ये पॉयल कॉन्टिनेंटल है या कोई। वो कह रहे हैं लाखों रुपए तो खाने पे लग रहे हैं उनके, लाखों रुपए खाने पे क्या लग रहे हैं जी? मैंने जो कहा है ना जी, जो बेटर क्लास के जो रूल्स हैं वही फॉलो नहीं हो रहे। जो उनको एक्सेस, जो फैमिलीज को टेलीफोन पे बात या मुलाकात या वो नहीं करने दी जा रही, और फिर वो जब प्रेशर पड़ता है, जब कोर्ट्स में जाती है बात, तब ये जाके कहीं ये चीज होती है। ठीक है दानियाल अजीज साहब, ये ऑपोजिशन की जो अलायंस की बात हो रही है, अब इसमें एक राय ये भी है कि इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो पार्लियामान का ही उस तरह से हिस्सा नहीं है, और ये एक फ्यूटाइल एक्टिविटी होगी, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख यही बताती है कि जब तक आपको स्पेस दी नहीं जाएगी आप वो सीज़ नहीं कर सकते। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस सारी जो एफर्ट से जो होने जा रही है, और एजेंडा के ऊपर फिर आपको लगता है मुत्तफिक हो जाएंगे? लेट्स से कि खान साहब को जेल से रिहा करवाने का एजेंडा तय हो जाता है, तो जो पीटीआई के अलावा बाकी पार्टीज हैं उनको कबूल होगा ये? मेरे ख्याल में जो इनका स्टांस है जी, मुझे इससे थोड़ी सी इख्तलाफ है। उसकी वजह मैंने आपको थोड़ी सी पहले बयान कर दी है, मैं मजीद बता देता हूँ। इन्होंने कुछ नारे बनाए हैं। एक नारा इनमें से जो है ना, वो दरहकीकत मकबूजा कश्मीर का नारा है कि हम लेके रहेंगे आज़ादी। तो इनको सिर्फ आज़ादी से जो है ना नाकाफी था इनके लिए, इन्होंने हकीकी आज़ादी एक बताई है। अब वो हकीकी आज़ादी हमें तो नहीं पता था कि वो क्या है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि हकीकी आज़ादी वो वाली है जो आप पेशावर में जाके आर्मी चीफ से लेते हैं, क्योंकि इनके चेयरमैन और इनके जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने वहां जाके उनकी मिन्नत समाजित की कि जी हमारे साथ कोई बातचीत करें। तो वो आप मुझे बताएं कि आइन में कहाँ उसका जिक्र है, किस कानून में ये तरीक़ाकार है पाकिस्तान का? अगर आपको किसी ग्रीवेंस है या कोई मसाइल का आप हल चाहते हैं तो आपका ये तरीका है। तो मेरे ख्याल में जो इन्होंने खुद ही जनाजा निकाल दिया उस वक्त आइन का और कानून का। जो माजी की इनकी सारी तारीख है वो मैंने आपको कुछ पहले ही बयान कर दी है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस सारी मूवमेंट में सिर्फ जो 2 जमातें मैंने खेज है। एक जमात जो है वो JUIF है, उन्होंने तो पहले ही जवाब दे दिया है। वो तो ये कहते हैं कि हमारी पहले 18 सीटें थी, तो हमने पहले नून लीग का साथ दिया, वोट को इज्जत दो, तो हमारी 8 सीटें रह गई जब नून लीग भाग गई। अब ये जो PTI है इनका अगर हम साथ देंगे तो जब ये भागेंगे तो फिर तो शायद हमारी 2 रह जाएंगी। अच्छा। तो वो तो पहले ही बड़े शकूक शबात का इजहार कर रहे हैं। इनकी तकरीर थी, इनके जो सेनेटर साहब हैं वो मैंने खुद सुनी। सो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि नून लीग ने तो फिर भी को 5 मिनट लगाए होंगे अपना ये भेस बदलते हुए, इन्होंने तो 1 मिनट नहीं लगाना। अच्छा। ये तो पहले ही आदि मुजरिम है, ये तो चढ़ के एम्पायर की उंगली पे आए हैं। ये तो चाहते ही ये थे, इसीलिए तो बाजवा साहब को उन्होंने कहा कि आप तायात चीफ रह जाए। ये कौन सा, वो किस आइन और कानून में लिखा हुआ है? दानियाल साहब, लेकिन जो आप ये बात कर रहे हैं, हाँ, ये जो आपने कहा कि JUI को तो वैसे ही इनकार हो गया है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर गवर्नमेंट भी JUI को कुछ ऑफर नहीं करती तो फिर तो लूज लूज गेम है। PTI का साथ देने के अलावा उनके पास चारा क्या होगा? नहीं, वो एज इज है। वो मैं आपको कह तो रहा हूं, उनका मौकफ ये है कि पिछली मरतबा हमने ये तजर्बा करके 18 से हम 8 पे आ गए, अगर अब ये तजर्बा करेंगे तो फिर हम कहीं 2 पे ना आ जाए। तो वो उनके लिए तो बड़ा स्टार्क चॉइस है, कम से कम उनकी 8 तो बची हुई है। ठीक, ये उनका अपना बयान है।
और वो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि पीटीआई ने अपनी बात पे खड़े नहीं रहना, उन्होंने भाग जाना है जैसे नून लीग भागी। अच्छा, लेकिन दानियाल साहब एक आर्ग्यूमेंट ये भी होता है ना, जिस तरह रऊफ हसन साहब भी ये बात कर चुके हैं, जो आपने एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बात की, कि जिनके पास ताकत है उन्हीं से बात करनी है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल रियलिटी ये है कि कबूलियत के बगैर मकबूलियत का भी फ़ायदा नहीं है। तो वो एक जो रियलिज्म की डिबेट है उसमें तो यही करना पड़ेगा। वो ये कहते हैं इस पर, जिन्होंने उस ताकत को रवां करने में, उसको ताकत को भरने में और उसको कायम करने में अपनी सारी सियासत जो है वो इस्तेमाल की है, वो रऊफ हसन साहब को शायद आप याद दहानी करवा दें, उनको मालूमात होंगी हमसे ज्यादा। ठीक, एक तरफ वो कहते हैं ये बात है, दूसरी तरफ ये कहते हैं हमने आइन और कानून की बात करनी है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो आइन में ये कहां लिखा हुआ है? तो इनकी अपनी बातों में तज़ाद है, यही तो अपोजिशन जमातें कह रही हैं। ठीक। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पैनल हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अली गौर साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये जो इंतखाबी जो प्रोसेस था सारा, उसमें हमने बहुत सी पार्टीज़ की तरफ से ये देखा कि काबीना को हम कम से कम रखेंगे ताकि एक्सचेकर पे इतना बोझ ना आए, बर्डन ना आए। पीपल्स पार्टी जो कि आपके एलाइज़ हैं विफाक में, उन्होंने भी यही कहा। लेकिन अब हमने रिसेंटली देखा है गुज़श्ता हफ्ते के 2 दर्जन से ज़ायद अरकान आपने काबीना में शामिल कर लिए हैं, तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, काबीना में आपके इल्म में है कि बेशुमार ऐसे पोर्टफोलियोज हैं जो एक बंदे के पास ऑलरेडी 3 थे, 4 थे। सही। और जाहिर है कि वो उससे जो डिपार्टमेंट है उनकी एफिशिएंसी डिस्टर्ब होती है। तो जाहिर है पीपल्स पार्टी से हमारी बातचीत चल रही थी, हमने तो उनको भी ऑफर किया था कि वो काबीना का हिस्सा बन जाए। आईनी होते तो उनके पास हैं, सदर ममलकत का ओहदा उनके पास है, चेयरमैन सेनेट का है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरमैनशिप उनके पास है, गवर्नर हैं। तो वो बहरहाल वजारतों में शामिल नहीं होना चाहते थे, हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं। तो जाहिर है फिर हमने जो इत्तेहादी हैं हमारे और हमारी पार्टी के लोग हैं, उनको फिर हमने वो वजारतें दी ताकि उन वजारतों की कारकर्दगी बेहतर हो सके। अभी भी बहुत सारे पोर्टफोलियोज हैं जो 2 लोगों के पास हैं और वो उनका डिसाइड होना, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत बड़ी काबीना है, एक इंतहाई मुनासिब काबीना है। अच्छा। और ये इसी तरह से मतलब ये इतना तो होना चाहिए मेरा ख्याल। इतनी ना हो तो फिर मामला जो थे वो डिपार्टमेंट्स के वो डिस्टर्ब हो रहे थे। वो तो इसके अलावा तकरीबन 1 दहाई तक आप पर कड़ी तनकीद करने वाले परवेज़ खटक साहब को भी आपने मुशीर बना दिया। कहा यह जा रहा है कि पार्टी के अंदर 2 राय इसमें शामिल हैं। इख्तियार वली साहब ने कहा कुछ लोग खुश नहीं हैं इस फैसले से। अगर आप जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर को ही ओहदे नहीं देंगे तो उससे नुकसान किसका होगा? देखिए, बात यह है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने उस वक्त जब ये मुल्क में मतलब है कि आग लगाई जा रही थी पुराने अदवार की, जो पीटीआई की गलतियां थी और जो उनकी गलत पॉलिसीज थी जो उनके खिलाफ खड़े हुए परवेज खटक साहब खड़े हुए। परवेज खटक साहब अभी भी कोई पीएमएलएन में शामिल नहीं हुए, लेकिन जाहिर है कि उनकी साबका वो देखते हुए उनको एक नुमाइंदगी दी है, उनका तजर्बा देखते हुए। तो मेरा ख्याल है जाहिर है बिल्कुल हमारी पार्टी के लोगों की जो तनकीद है वो इस लिहाज से तो जायज है। इख्तियार वली साहब ने उनके मुकाबले में इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए हैं, पहले जीते भी हैं दिमनी इलेक्शन। इख्तियार साहब हमारे दोस्त हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में फिर आपको पता है कि एक पीपल्स पार्टी और नून लीग, हम तमाम के उम्मीदवार एक दूसरे के मध्य मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आए हैं। कहीं हम जीते हैं, कहीं वो जीते हैं, लेकिन हुकूमती प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे बैठे हैं। हुकूमत बनना या वहां पर पौधे मिलना एक अलग चीज है, हल्कों की सियासत जरा उससे मुख्तलिफ है, तो इसलिए करते हैं। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि अभी जिस तरह से कि दानियाल साहब भी बात कर रहे थे, आप जितनी बात कर रहे हैं, एक बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता एक सियासी कारकुन की हैसियत से। अच्छा। अगर पीटीआई कहे कि वो जमहूरियत के लिए जंग कर रही है, उसके लिए जी हमारे साथ आर्मी चीफ ने ये कर दिया, हम हकीकी आजादी की बात करते हैं, ये सब टोपी ड्रामा फ्रॉड है और ये सिर्फ पब्लिक में सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए। हकीकत वही है जो मैंने आपको बताई, जिसका मैंने आपको पॉइंट आउट किया कि ये तो डील और ढील के लिए तरले कर रहे हैं। अच्छा। वो इनसे बात नहीं कर रहे, और यही वजह जिसका दानियाल साहब ने भी जिक्र किया कि अगर आप केपीके में बैठ के
आर्मी चीफ की मिन्नतें कर सकते हैं कि भाई हमें टाइम दे दो, कोई हमारा भी छक्का चौका लगवाओ, सही, तो वो तो ठीक है। और बाकी आप पॉलिटिकल पार्टीज को कहते हैं ठीक है, पॉइंट आ गया, एजिटेशन में शामिल हो, और एजिटेशन भी रियासत के खिलाफ करते हैं। ठीक है वली साहब, ये दो चेहरे लेके आप कितने लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। ठीक है वली साहब, एक तो इसको रिस्पॉन्ड कर दें। दूसरा जो दानियाल साहब ने बात की कि JUI के हवाले से उनकी तरफ से तो इनकार हो गया है, तो अब अगर ये इत्तेहाद की शक्ल में आपने जाना है तो JUI माइनस कर दें इसमें से, किसी के पास इतनी स्ट्रीट पावर ही नहीं है कि आपको असिस्ट करे। वो चलिए, इसका जवाब मैं पहले दे देता हूँ। असी कल्ले ही काफ़ी हैं, मैं वैसे बता दूँ, लेकिन सोलो फ्लाइट होगी यानी कि नहीं, मतलब ये देखें, इसमें ऑन बोर्ड जो ऑलरेडी हैं वाज़े तौर पे, अचक सईद साहब हैं, उनकी पार्टी है, वो पूरी तौर से ऑन बोर्ड हैं। SIC ऑन बोर्ड है, MWM जो है वो ऑन बोर्ड है, सिंध वाली पार्टियों से, और GM सैयद साहब के जो ग्रैंडसन हैं वो ऑन बोर्ड हैं। GDA के कुछ अभी हैं जो खदोखाल और जो कुछ शराइत हैं उनको भी एड्रेस करना है, वो फुली ऑन बोर्ड इस वक्त नहीं है, लेकिन यस वो असूलन साथ शामिल हैं। और JUIF ने कोई ऐसा इनकार नहीं किया। यस, उनका कोई तजर्बा जो रहा है पीछे दूसरी पार्टियों के साथ, उनको कोई एश्योरेंसेस या ऐसी कोई चीज़ चाहिए होगी, बट ये सच ऐसी, बल्कि कुछ मौक़ों पे तो हम एक साथ खड़े थे अभी पिछले चंद महीने पहले ही। शुरू में तो 26वीं तरमीम पे भी वो ऑन बोर्ड नहीं आ रहे थे। बहरहाल फिर जो भी हुआ, अब शायद उनकी कामरान मुर्तज़ा साहब अपनी गलती भी मानते हैं। अच्छा, नहीं तो ईद के बाद फिर आपका प्लान है क्या दरअसल? क्या आप मैस मूवमेंट चलाएंगे या आप मुज़ाकरात करेंगे या किस तरफ जाएंगे? अच्छा जी, पहले मैं एक और बात को एड्रेस कर लूँ। ये जो बार बार डील और ढील सुननी जाती है, ये डील और ढील जो है ना, ये सारी बातें, ये बातें जो हैं, ये जिस जमात और जिन जमातों की वोकैबुलरी और माजी में रही हैं, वो यही PMLN और PPP हैं। अच्छा, मैं मियां नवाज शरीफ का आपने देख लिया, प्लेटलेट्स गिरने वाला क्या हिसाब किताब था, वो जनरल मुशर्रफ के साथ उन्होंने क्या किया और किस तरह से वो रवाना हो गए। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो किस पॉइंट तक आ गई हुई थी जब वो असैसिनेट हुई, और वो किन किन मतलब इतने बड़े जमहूरियत के अलमबरदार बनते हैं कि जी हमने ये किया, हमारे बाबा ने ये किया, आज आके वो चले मेरे पास कट मिलिट्री डिक्टेटर के साथ ही डील कट कर रही थी ना, वो तो वो हो गया, हादसा हो गया उनके साथ, उनकी शहादत हो गई, जो भी है। तो ये चीज़ जो है इमरान खान की वोकैबुलरी में नहीं है, बहुत पहले काम हो चुका है। मेरे पास लास्ट मिनट है दानियाल साहब, शॉर्टली, एक तो काबीना में जो तोसी है इसको किस तरह देख रहे हैं, और दूसरा आपको कोई एक्सपेक्टेशन इस हवाले से है कि कोई थ्रेटन कर सकती है ये अलायंस कल को जाकर ईद के बाद हुकूमत को, या फिर सिर्फ फ्यूटाइल एक्टिविटी है ये? शॉर्टली जी, जो पहली बात है वो तो बड़ा मुख्तसर मैं एड्रेस कर देता हूँ कि ये बताया गया था वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कि ये तमाम तकरीरियाँ जो हैं, यहाँ जो चुनाव हुआ है वज़रा का, ये तमाम मेरिट पे हुआ है। सही, तो ये बड़ा अच्छा मेरिट है कि उनको महकमे देने से सोच विचार में मुब्तला हो गए हैं, समझ ही नहीं आ रही। तो ये कैसा मेरिट है, ये आप खुद सोच लें, आपके नाजरीन खुद सोच लें। जहां तक आपकी बात है ईद के बाद का सिलसिला जो है, ये एक तरफ जो है PTI बार बार याद करवाती है सबको कि हमारी इतनी मकबूलियत है कि बाकी तमाम सियासी जमातें एक तरफ, हम अकेले एक तरफ, हम पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात है। वो अगर यही सूरत हाल है तो फिर इनको जरूरत क्या है ये छोटी छोटी मुख्तलिफ जमातों को इकट्ठा करने का? इसकी असल वजह ये है कि ये एंटी स्टेट डिक्लेयर हो चुके हैं, तो उसको मतलब सॉफन करने के लिए ये फिर चाहते हैं कि इर्द गिर्द को 4-5 बैठे हों तो फिर हम कहें कि जी हम भी साथ ही हैं। सही, मतलब इमेज बिल्डिंग के लिए ये हो रहा है। बहुत शुक्रिया वलीद इकबाल साहब, दानियाल अजीज साहब, अली गौहर साहब मौजूद थे। शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।